और भारतीय संविधान में जो हम पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है भारतीय संविधान सभा। जैसे ही संविधान सभा की बात हो तो सबसे पहले आपको ध्यान आना चाहिए कि उसका गठन किस योजना के तहत हुआ था। तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत कैबिनेट मिशन 1946 के तहत जो है संविधान सभा का गठन हुआ और उसकी पहली बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को हुई। प्रश्न यदि आता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को। इसके बाद जो अगला इसके बारे में है वो है इसके जो पदाधिकारी, जैसे कि अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था सच्चिदानंद सिन्हा को, जो कि सबसे उम्रदराज व्यक्ति थे और इनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। इसके बाद जो है स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। उपाध्यक्ष जो है इसके थे H.C. मुखर्जी। अगर आपसे अध्यक्ष पूछा जाए तो राजेंद्र प्रसाद, अगर आपसे उपाध्यक्ष पूछा जाए तो H.C. मुखर्जी। संवैधानिक सलाहकार B.N. राव थे। B.N. राव के ही सलाह पर जो है संविधान का निर्माण हुआ था। B.N. राव इसके जो सलाहकार थे, उन्होंने ही इसको जो है एक आकार देने का काम किया था। ठीक है। इसके बाद संविधान सभा की अगली बैठक 13 दिसंबर 1946 को, जिसमें उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी ने पेश किया था। उद्देश्य यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव ये था, अपनी भाषा सरल भाषा में समझें तो एक टारगेट कि हमारा जो संविधान बनाने का उद्देश्य इन इन तरह के बिंदुओं में होना चाहिए। तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पारित 22 जनवरी 1947 को जो है उद्देश्य प्रस्ताव पारित कर दिया गया था। प्रश्न बन सकता है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था, तो नेहरू जी। इसके बाद एक और है कि संविधान सभा की जो है अंतिम बैठक कब हुई थी, तो अंतिम बैठक जो है 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। इसके बाद इसमें जो सदस्य संख्या थी, तो कुल सदस्य संख्या जो थी 389 थी, जो कि ब्रिटिश भारत से जो ब्रिटिश शासन था वहाँ से 296 लोग आए थे। देसी रियासत से जो है 93 लोग आए थे और 15 महिला सदस्य थी। कुल मिलाकर 389 थे। उम्मीद है संविधान सभा के बारे में आपको इतना कुछ समझ में आया होगा। 4-5 फैक्ट याद रखिएगा। प्रथम बैठक, सदस्यों की संख्या और इसका जो है उद्देश्य प्रस्ताव किसने पारित किया था और पदाधिकारी, इसमें स्थायी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए फिर अगला देखते हैं। इसके बाद संविधान सभा की प्रमुख समितियां पर चर्चा करेंगे, जो कि समितियां होती थी और उसके जो अध्यक्ष होते थे। कभी कभी पूछ लिए जाते हैं कि किस समिति का कौन अध्यक्ष रहा है। जैसे कि प्रारूप समिति है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके जो अध्यक्ष थे वो B.R. अम्बेडकर थे और इसका गठन है 29 अगस्त 1947 को 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया था। प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग एक जो प्रारूप समिति यानी कि आसान भाषा में समझेंगे, प्रारूप यानी कि नक्शा, कि हमें अपने संविधान में क्या क्या शामिल करना है, उसका अनुच्छेद कौन सा होना चाहिए, ये सारा काम जो है प्रारूप समिति का था। इसके बाद संघ समिति। संघ समिति के जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। संघीय संविधान समिति, इसके भी जवाहरलाल नेहरू थे। तो जहाँ भी संघ समिति की बात आए, संघ की बात आए, जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष मिलेंगे। यह आपको याद करने का एक जो है ट्रिक मान लीजिए कि संघ समिति, संघीय संविधान समिति, उसके अध्यक्ष जो है जवाहरलाल नेहरू थे। नियम समिति, प्रक्रिया समिति और संचालन समिति, इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति याद रखिएगा, पूछा गया है। प्रांतीय संविधान समिति, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों संबंधित समिति के अध्यक्ष डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो प्रांतीय संविधान समिति याद रखिएगा और मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों से संबंधित जो भी समिति थी उसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो प्रांतीय की अगर बात हो तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, संचालन की अगर बात हो तो राजेंद्र प्रसाद, और संघ की अगर बात हो तो जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद प्रारूप समिति की हमने चर्चा कर ही ली है। भारतीय संविधान का जो है गठन 26 भारतीय संविधान के बारे में पढ़ेंगे कि इसके बारे में कुछ तिथियां हैं और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहले 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान पारित किया गया। प्रश्न बने कि संविधान कब पारित किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को। यह डेट महत्वपूर्ण है, बिल्कुल याद रखिएगा। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पारित हुआ था, लागू नहीं, पारित। इसके बाद 26 जनवरी 1949 को ही 26 जनवरी 1950 से संविधान लागू हुआ था। पारित की अगर पूछेंगे तो 26 नवंबर 1949, और अगर लागू की बात करेंगे तो 26 जनवरी 1950। इसके पीछे एक कहानी है
संविधान अपना बन चुका था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन इसको लागू कब किया जाए इस पर थोड़ी चर्चा हुई। तो सबने यह निर्धारित किया कि 26 जनवरी 1950 को ही हम संविधान लागू करेंगे। उसके पीछे कहानी है कि 26 जनवरी को ही सबसे पहले जो है झंडा लाहौर में फहराया गया था, इसीलिए 26 जनवरी की तारीख निर्धारित की गई और 26 जनवरी 1950 से यह लागू कर दिया गया। इसके बाद निर्माण में, इसका जो निर्माण है उसमें कुल जो समय है वो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। मूल संविधान यानी कि जो संविधान जब बना था उसमें 22 भाग, 8 अनुसूचियां और 300। इसके बाद संविधान के स्रोत याद करेंगे कि कौन से स्रोत कहाँ से लिए गए हैं। तो ब्रिटेन से याद रखेंगे कि ब्रिटेन से जो है हमें संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता और विधि का शासन जो है ब्रिटेन से लिया गया है। कई बार पूछा गया है कि एकल नागरिकता किस देश से ली गई है, ठीक है, तो इसका उत्तर है ब्रिटेन। तो 3 चीज़ें हम ब्रिटेन के बारे में याद रखेंगे, कौन कौन सी, कि संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि का शासन, ठीक है। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका से जो हमने लिए हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण तो मूल अधिकारी है। इसके बाद न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक पुनर्वलोकन, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए जाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति को हटाए जाने की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति का पद और विधियों के समान संरक्षण। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसमें है मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, उच्चतम न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के साथ साथ उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की हटाए जाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग। ये महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस देश से लिया गया है। इसके अलावा उपराष्ट्रपति का पद का जो सृजन है वो भी संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। अच्छा, एक चीज़ और आपको बता दें हम कि अपना जो संविधान है उसमें से जो भी कुछ चीज़ें दूसरे संविधान से कॉपी की गई हैं, है ना, कुछ बिल्कुल कॉपी की गई हैं, कुछ में परिवर्तन किया गया है, उन चीज़ों की यहाँ चर्चा हो रही है। ऐसा नहीं है कि उपराष्ट्रपति का पद और कहीं नहीं है, लेकिन हमने कहाँ से सिलेक्शन की, हमने कहाँ से उसको अपनाया है, हमने किस देश के संविधान की तरह अपने देश में भी उस पद को अपनाया है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि केवल उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका में ही है या एकल नागरिकता ब्रिटेन में ही है, अलग अलग राज्य की अलग अलग है, लेकिन हमारा जो संविधान में जो जिस देश से लिया गया है उसके बारे में ही यहाँ बता रहे हैं, ठीक है। तो संविधान के जो स्रोत हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे थे। हमने ब्रिटेन पढ़ा, ब्रिटेन में एकल नागरिकता महत्वपूर्ण है। संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, उच्चतम न्यायालय के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद और विधियों के समान संरक्षण, ये हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है, ठीक है। इसके बाद कनाडा से हमने क्या लिया है, तो संघात्मक शासन प्रणाली, ठीक है। संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से। कनाडा से क्या लिया है, संघात्मक शासन प्रणाली। केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति जो केंद्र सरकार करती है वो हमने कनाडा से ली है। इसके अलावा अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास। अवशिष्ट शक्तियाँ क्या होती हैं, कि जो शक्तियाँ ना तो राज्य के पास हों संविधान में, ना राज्य के पास उनका वर्णन हो, ना ही केंद्र के पास, यानी कई शक्तियाँ ऐसी होती हैं जिनका संविधान में वर्णन ही नहीं है, तो वो शक्तियाँ स्वतः ही केंद्र के पास रहेंगी। ऐसा हमने कनाडा के संविधान से अपनाया है। बहुत खूबसूरत संविधान हमने बनाने का, हमारे जो संविधान निर्माता है उन्होंने बनाने का प्रयास किया है। हर देश से जो अच्छाइयाँ हो सकती हैं वो लेने का प्रयास किया है। इसके संदर्भ में आगे बढ़ेंगे तो आयरलैंड से हमने क्या लिया है, आयरलैंड से हमने नीति निर्देशक तत्व लिए हैं। तो नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से हमने अपनाया है। इसके अलावा बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्रपति का जो निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वो हमने आयरलैंड से अपनाई है। राष्ट्रपति पर महाभियोग तो हमने अमेरिका से अपनाया है, लेकिन निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वो आयरलैंड से अपनाई है। इसके अलावा राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्य, देखो राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं कला और विज्ञान के क्षेत्र में। वो जो 12 सदस्य जो मनोनीत किए जाते हैं राज्यसभा में, वो हमने कहाँ से अपनाया है, तो आयरलैंड से। आयरलैंड से तीनों चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं, नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्य, ठीक है। जर्मनी से हमने आपातकाल लिया है। जर्मनी से हम हिटलर को याद करते हैं और हिटलर से ही हम आपातकाल को याद करते हैं। सोवियत संघ रूस से हमने मूल कर्तव्य लिए हैं और दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया को लिया गया है। पूछा गया है, कई बार पूछा गया है और आगे भी आने की संभावना है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, तो दक्षिण अफ्रीका से। इसके अलावा जापान से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को लिया है। तो ये थे संविधान के स्रोत। उम्मीद है एक बार हम आपको रिवीजन करते हैं और आप भी साथ में दोहराइएगा, क्योंकि ऐसा जो है पेज है कि जितनी बार आप इसको दोहराएंगे उतने ही अच्छा आपके दिमाग में छपेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रिटेन से हमने क्या लिया है, तो आंखें बंद करिएगा और याद करिएगा, ब्रिटेन से हमने संसदीय शासन प्रणाली ली है। ब्रिटेन से हमने संसदीय शासन प्रणाली ली है, एकल नागरिकता ली है। यूएसए से हमने मूल अधिकार, न्यायिक पुनर्वलोकन,
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का प्रक्रिया, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति का पद और विधि के समान संरक्षण, ये हमने अमेरिका से लिया है। कनाडा से क्या लिया है? तो केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, संघात्मक शासन प्रणाली, कनाडा से लिया है। आयरलैंड का याद करेंगे तो आयरलैंड से हमने नीति निर्देशक तत्व, आयरलैंड से हमने राष्ट्रपति का निर्वाचन की प्रक्रिया, प्रश्न आएगा, बिल्कुल आएगा। आयरलैंड से हमने राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्य आयरलैंड से हमने लिए हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में जो सदस्य मनोनीत किए जाते हैं वो हमने आयरलैंड से लिए हैं। जर्मनी से हिटलर याद करेंगे और हिटलर से आपातकाल याद करेंगे। सोवियत संघ रूप से हमने मूल कर्तव्य लिए हैं। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया और जापान द्वारा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। उम्मीद है एक दो बार आप और रिवीजन करेंगे तो यह प्रक्रिया आपको अच्छे से रट जाएगी और प्रश्न गलत होने की संभावना कम हो जाएगी। इसके बाद प्रस्तावना पर चर्चा करेंगे। प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द उपयोग हुए हैं, प्रश्न बहुत अच्छी तरह से पूछते हैं इससे और थोड़ा घुमा फिरा कर भी पूछते हैं, तो यही हम लोग क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले उसमें जो वर्णन है, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। कौन कौन से? समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है, पूछा जाएगा, बिल्कुल पूछा जाएगा कि इनमें से किस शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। समाजवादी का नहीं हुआ है, पंथ निरपेक्ष का नहीं हुआ है, साम्यवादी का नहीं हुआ है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य का नहीं हुआ है। भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है। क्या हमारे उद्देश्य का में इसका वर्णन हुआ है? तो बिल्कुल हुआ है। इसके बाद 3 तरह के न्याय की बात की गई है। कौन कौन से न्याय हमें मिलेंगे? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। कहीं भी धार्मिक न्याय की वर्णन नहीं किया गया है। प्रश्न बिल्कुल बनेगा कि निम्नलिखित में से किस न्याय की व्याख्या प्रस्तावना में नहीं की गई है? तो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय या धार्मिक न्याय। तो बिल्कुल धार्मिक न्याय की वर्णन यहाँ नहीं किया गया है। इसके अलावा 3 तरह के न्याय और 5 तरह की स्वतंत्रता का भी वर्णन किया गया है। कौन कौन सी स्वतंत्रता? विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता भारत का संविधान हमें देता है। इसके अलावा समता, प्रतिष्ठा और अवसर। ठीक है, तो जो प्रतिष्ठा और अवसर में है उसमें समानता रखेंगे। इसके अलावा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़े गए शब्द हैं समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। 1976 में जो भारतीय संविधान संशोधन हुआ था उसी में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। पूछा गया है बिल्कुल, और आने की भी संभावना है। इसके बाद केशवानंद भारतीवाद 1973 में उच्चतम न्यायालय ने उद्देशिका को संविधान का भाग माना। तो संविधान का भाग है उद्देशिका? तो बिल्कुल है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा है। तो किस व्यक्ति ने या किस राजनेता ने भारतीय संविधान को की आत्मा उद्देशिका को कहा है? तो बिल्कुल पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके अलावा के मुंशी ने उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। तो प्रस्तावना से जितने महत्वपूर्ण फैक्ट बन सकते थे उनको एक पेज में सम्मिलित कर किया है। इसके बाद अगले चैप्टर पर हम लोग चलेंगे, प्रतीक पर पढ़ेंगे कौन कौन से हैं। तो राष्ट्रीय ध्वज क्या है? सभी को पता है कि जो राष्ट्रीय ध्वज है वो तिरंगा है। तो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। राष्ट्रीय चिन्ह तो सारनाथ स्थित अशोक के सिंह की अनुकृति। ठीक है। राष्ट्रीय गान जनगण मन। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। राष्ट्रीय पशु बाघ। राष्ट्रीय पक्षी मोर। राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित। और राष्ट्रीय पुष्प कमल। राष्ट्रीय फल आम। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। राष्ट्रीय जीव, राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन। और राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी। तो यह वाला भी आपको क्लियर हुआ। प्रतीक सभी को याद वैसे ही रहते हैं तो हम इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। इसके बाद राज्य के गठनों पर चर्चा करेंगे, कौन सा राज्य कब बना। तो सबसे पहला राज्य जो बना था अपना आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953 को। इसके बाद गुजरात 1 मई 1960। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड अस्तित्व में आया। हरियाणा 1966 1 नवंबर। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश की स्थापना हुई। मणिपुर 21 जनवरी 1972। मेघालय 21 जनवरी 1972। त्रिपुरा 21 जनवरी 1972। तो 3 राज्य मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा 21 जनवरी 1972 को इनकी स्थापना हुई। इसके बाद सिक्किम की स्थापना 16 मई 1975 को हुई। मिजोरम की स्थापना 20 फरवरी 1987 को हुई। 20 फरवरी 1987 को ही अरुणाचल प्रदेश की स्थापना हुई। गोवा राज्य की स्थापना 30 मई 1987 को हुई।
छत्तीसगढ़ की 1 नवंबर 2000 को हुई। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड की स्थापना हुई। झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुई। तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को हुई। राज्यों के गठन के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे कि भाषा के आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश राज्य था, तो जिसकी भाषा के आधार पर इसकी स्थापना हुई थी। और राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में हुआ। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में हुआ। इसके अध्यक्ष थे फजल ली और इनके 2 और सदस्य थे, एक KM पडिक्कर और एक हृदयनाथ कुंजलू थे। उत्तर प्रदेश का गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश और राजस्थान का स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई थी। इसके बाद मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार हमारे 14 से 18 में समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से अनुच्छेद 22 तक, शोषण का अधिकार अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24 तक, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 से 35। मौलिक अधिकार डिटेल से पढ़ाए हैं, ये केवल रिवीजन क्लास है और आपको रिवीजन कराना और उद्देश्य है। इसके अलावा अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो संविधान का शॉर्ट में एक एक अनुच्छेद आपको पढ़ाया गया है और डिटेल में भी एक क्लास है जो केवल मौलिक अधिकारों की है, आप उसको पढ़िएगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। अगर संविधान पर ही चर्चा करेंगे तो 1 घंटे में केवल संविधान के कुछ ही अनुच्छेद हो पाएंगे, तो यहाँ केवल आपका रिवीजन कराने का उद्देश्य था। संविधान जो है भाग 3 से लिए गए हैं, 1235 से यहाँ तक अपना संविधान रहते हैं। जो सरल प्रश्न बन सकते हैं वो यही बनेंगे, मूल अधिकार किस भाग में है, कौन से अनुच्छेद में कौन सा अधिकार है। इसके अलावा डिटेल में अगर पूछा जाता है तो क्लास संविधान की है, आप वहाँ से जाकर पढ़िएगा। इसके बाद मूल अधिकार के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पर चर्चा करेंगे। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति का अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300 का के तहत विधिक अधिकार बना दिया गया। मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय 5 तरह की रिट जारी करता है। ठीक है, कितने तरह की रिट जारी करता है? 5 तरह की रिटें। प्रश्न बनेगा कि संविधान में मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु कौन रिट जारी करता है? उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय या दोनों? तो याद रखिएगा दोनों। अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी करता है। ये 5 रिटें हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण। इसके अलावा राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान अनुच्छेद 19 में वर्णित मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं। अनुच्छेद 358, यानी कि राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की जब घोषणा होगी उसके दौरान अनुच्छेद 19 में जो भी मूल अधिकार हैं वह स्वतः ही निलंबित हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा अनुच्छेद 358 में कहा गया है। राज्य के नीति निर्देश तत्व पर चर्चा करेंगे। इसका उपबंध संविधान के भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 351 में अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है और यह गैर बाध योग्य है, अर्थात न्यायालय द्वारा इसे लागू नहीं कराया जा सकता। इसका उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य और सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। तो देखो, संविधान में जो राज्य के नीति निर्देश तत्व हैं उनको भाग 4 में सम्मिलित किया गया। प्रश्न बनेगा कि किस भाग में नीति निर्देश तत्व का उल्लेख है? तो भाग 4 कहाँ से कहाँ तक? तो अनुच्छेद 36 से 51 तक। हर अनुच्छेद में जैसे 36 से 37 एक नीति निर्देश तत्व है, उसकी डिटेल नीति निर्देश तत्व की क्लास में आप पढ़ेंगे तो हो जाएगा। यहाँ केवल रिवीजन करना है। और यह गैर बाध योग्य है, यानी कि आप जैसे मौलिक अधिकार का अगर हमारा जो है हनन होता है तो हम न्यायालय में अर्जी लगा सकते हैं कि हमारे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, लेकिन नीति निर्देश तत्व के लिए हम न्यायालय में किसी भी तरह की जो है मांग नहीं कर सकते कि हमें ऐसा चाहिए। यह राज्य पर पूर्णतः निर्धारित है। राज्य चाहेगा तो वह देगा, राज्य नहीं चाहेगा तो वह नहीं देगा। यहाँ राज्य का उल्लेख किसी राज्य से या प्रदेश से ना होकर केंद्र से हो रहा है। ठीक है, तो राज्य यानी कि जो भारत सरकार है वह। इसका जो उद्देश्य है वो लोक कल्याणकारी राज्य एवं सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। मतलब जो नीति निर्देश तत्व हैं वो एक अच्छे राज्य में जो है कल्याणकारी राज्य, सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करने हेतु राज्य लागू करेगा। उसकी इच्छा है वह कब लागू करेगा कब नहीं करेगा, इसके लिए न्यायालय का दरवाजा आप नहीं खटखटा सकते हैं। इसके बाद मूल कर्तव्य। तो जो मूल कर्तव्य है वो मूल संविधान में तो थे नहीं, तो वो कब लागू हुए? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह की समिति के सिफारिश पर मूल कर्तव्य को शामिल किया गया है। यह भाग 4 के काम में शामिल हैं, अनुच्छेद 51 के काम में शामिल हैं। ठीक है,
और प्रारंभ में मूल अधिक कर्तव्यों की जो संख्या थी वो 10 थी, वर्तमान में 11 है। 11 क्यों है? क्योंकि 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जो 6 से 14 के वर्ष के प्रतिपाल के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करने के माता पिता या संरक्षक का कर्तव्य प्रावधान करता है। देखो, पहले मूल कर्तव्य 10 थे, इसके बाद 2002 में एक और जोड़ा गया, क्या कि 6 से 14 तक के प्रत्येक बच्चे को शिक्षा उपलब्ध कराने का जो है कर्तव्य उनके माता पिता या उनके पालक या उनके संरक्षक को का यह एक कर्तव्य है। ठीक है, तो मूल अधिकार में हमारे मूल कर्तव्य में 11 मूल कर्तव्य हैं। उनको आप पढ़िएगा कि हमें एक अच्छे नागरिक होने के साथ साथ हमारे क्या क्या कर्तव्य अपने देश के प्रति होते हैं। वो मूल कर्तव्य का व्याख्या भाग 4 के का में की गई है। अनुच्छेद 51 के का में 11 मूल कर्तव्य हमारे लिए बताए गए हैं। इसके बाद भारत का राष्ट्रपति। तो भारत का राष्ट्रपति होता है देश का प्रथम नागरिक, संघ की कार्यपालिका का प्रमुख और तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रपति कौन कौन होगा? देश का प्रथम नागरिक, संघ की कार्यपालिका प्रमुख और तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति। भारत के राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। तो राष्ट्रपति की पद अवधि पढ़ो पहले 5 वर्ष। ठीक है, हटाया जा सकता है महाभियोग द्वारा। शपथ कौन दिलाता है? तो मुख्य न्यायाधीश। कौन? भारत के मुख्य न्यायाधीश। मान लीजिए अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो मुख्य न्यायाधीश में यानी कि उच्चतम न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में सबसे वरिष्ठ नागरिक जो न्यायाधीश को वरिष्ठ न्यायाधीश जो होगा वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। इसके बाद राष्ट्रपति की योग्यता सुनिए। भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्य हो। लोकसभा का, याद रखिएगा, राज्यसभा का नहीं। दूसरा, लोकसभा का जो सदस्य है उसकी जो निर्वाचन की जो योग्यता है उसकी आयु 35 वर्ष नहीं है, उसकी 25 वर्ष है। तो कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है कि लोकसभा की सदस्य की आयु 25 वर्ष है तो क्या राष्ट्रपति की भी आयु 25 वर्ष होगी? तो स्पष्ट उल्लेख है कि राष्ट्रपति की आयु जो है मिनिमम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, लोकसभा की बात अलग है। लोकसभा, यहाँ लोकसभा का इसलिए उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति एक सम्मानित पद है, उसकी जो योग्यताएं हैं वो मर्यादा में होनी चाहिए। चूंकि अब लोकसभा की सदस्य की आप पढ़ोगे योग्यता, उसमें स्पष्ट लिखा हो मानसिक पागल ना हो, दिवालिया ना हो, ऐसे शब्द अपन राष्ट्रपति के लिए करना उचित नहीं है। इसलिए उन्होंने साफ कर दिया है कि ये योग्यता लोकसभा में सदस्य चुनने योग्य हो वो राष्ट्रपति बन सकता है, बस उसकी आयु 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद त्यागपत्र किसको देगा? तो त्यागपत्र जो है उपराष्ट्रपति को सौंपेगा। ठीक है, इसके बाद राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल महत्वपूर्ण है। संसद के दोनों निर्वाचित सदस्य, शब्दों पर बिल्कुल गौर रखिएगा, निर्वाचित, मनोनीत नहीं। तो संसद यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, मनोनीत नहीं, निर्वाचित। इसके अलावा राज्यों के विधानसभाओं में निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा, विधान परिषद नहीं। ठीक है, तो कौन कौन? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा। इसके अलावा दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये सब मिलकर राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में ना तो विधान परिषद भाग लेता है ना ही मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, इसके बाद राष्ट्रपति के महाभियोग पर चर्चा करेंगे। तो अनुच्छेद 61 में, और राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है वो लोकसभा में भी लाया जा सकता है, राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। पारित होगा दोनों सदनों में अलग अलग यह पारित होगा। कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से यह जब पारित माना जाएगा जब 2/3 बहुमत इसके पक्ष में जो है वोट करेंगे। ठीक है, उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। तो उपराष्ट्रपति की भी शपथ राष्ट्रपति दिलाएगा। कार्यकाल 5 साल का ही है, पुनर्निर्वाचन के पात्र रहते हैं और योग्यताएं वही हैं, भारत का नागरिक, 35 वर्ष, लेकिन राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता हो। इसका उल्लेख लोकसभा का नहीं किया है, राज्यसभा का किया है, क्योंकि यह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो राज्यसभा का पदेन सभापति राष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति होगा। त्यागपत्र जो है राष्ट्रपति को देगा और इसकी शपथ राष्ट्रपति दिलाएगा। तो प्रश्न बिल्कुल बनेगा और बहुत महत्वपूर्ण है कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, क्योंकि राष्ट्रपति को शपथ उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिला रहे थे। उपराष्ट्रपति को जो शपथ है वो राष्ट्रपति दिलाएंगे। ठीक है, और यह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। और इसकी निर्वाचन मंडल में लोकसभा, राज्यसभा के सदस्यों का अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एवं एकल नागरिक मत द्वारा इसका भी निर्वाचन होता है। इसके बाद केंद्रीय मंत्रिपरिषद पर चर्चा करेंगे। तो इसका जो प्रमुख है वो प्रधानमंत्री है, हटाया जा सकता है लोकसभा में पारित अविश्वास प्रस्ताव द्वारा।
इसका जो आकार है वो 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। 91वें संविधान संशोधन में इसका उल्लेख किया गया है कि राज्य लोकसभा के जो मंत्रिपरिषद हैं वो केवल कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद उत्तरदायी रहता है, बहुत महत्वपूर्ण है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री तथा उप मंत्री केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की जो है नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है। इसके बाद भारत के महान्यायवादी अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत में एक महान्यायवादी होंगे। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। योग्यता जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने योग्य हों, संसद में कार्रवाई में भाग ले सकते हैं किंतु मतदान करने का अधिकार नहीं है। भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का इनको अधिकार है। उनकी जो है नियुक्ति अनुच्छेद 76 के तहत की जाती है, महत्वपूर्ण है। और योग्यता है उनमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता होनी चाहिए। उनको यह अधिकार है कि वह भारत के किसी भी न्यायालय में सुनवाई कर सकते हैं, संसद में किसी भी सदन में भाग ले सकते हैं, लेकिन मतदान नहीं कर सकते, केवल भाग ले सकते हैं। राष्ट्रपति द्वारा इनका जो है कार्यकाल 3 वर्ष निर्धारित किया गया। इसके बाद भारत की महालेखा परीक्षा अनुच्छेद 148, इनका जो कार्यकाल याद रखिएगा 6 वर्ष। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो। इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं और यह अपनी रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति को सौंपते हैं। महालेखा परीक्षक के कार्य हैं केंद्र एवं राज्य सरकारों के लेखा का परीक्षण करना।